राज्यों में रामनवमी के दौरान निकाले गए जुलूस पर पत्थरबाजी की गई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रघुनाथगंज में 3 अलग-अलग जगहों पर शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया। दंगाइयों ने कई दुकानों में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी की। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं। विवाद की शुरुआत रघुनाथगंज फूलतला ट्रैफिक मोड़ पर हुई। यहां कुछ लोगों ने सड़क किनारे लगे एक होर्डिंग पर चढ़कर उस पर लगा केसरिया झंडा हटा दिया। इस जुलूस में शामिल लोग भड़क गए और हालात बेकाबू हो गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि भीड़ ने भगवा ध्वज को अपमानजनक ढंग से नीचे उतारा और फेंक दिया। विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने इसकी वीडियो शेयर कर लिखा, ये भगवा ध्वज और सनातन धर्म का अपमान है। बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण 23 अप्रैल को मुर्शिदाबाद सहित 16 जिलों में 152 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है। मुर्शिदाबाद बंगाल की सबसे संवेदनशील इलाकों में शामिल है। रामनवमी जुलूस पर मुर्शिदाबाद ही नहीं, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर और नाला सोपारा इलाके में भी पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी में कई भक्त घायल हो गए। राजस्थान के जोधपुर में भी 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ, तो झारखंड के धनबाद में भी राम भक्तों पर पत्थर बरसाए गए थे। तो चलिए आपको अलग अलग तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहले मुर्शिदाबाद की तस्वीर, जहां रामनवमी के दिन यात्रा निकाली गई थी और उस दिन ये बवाल हुआ है। दूसरी तस्वीर अहिल्यानगर की, तीसरी तस्वीर राजस्थान के जोधपुर की और चौथी तस्वीर झारखंड के धनबाद की। तो राम भक्तों पर पत्थरबाजी हुई है, तोड़फोड़ मचाई गई है, दंगा फैलाने की कोशिश की गई। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये विवाद हुआ। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार रामनवमी के दिन जब ये शोभा यात्रा निकाली जाती है और जुलूस निकाला जाता है, तो इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। ये तस्वीरें मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज की है, जहां रामनवमी जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच 3 अलग-अलग स्थानों पर झड़प हुई है। हिंसा भड़क उठी और दुकानों और प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी जैसी घटनाएं हुई। कई लोग घायल हुए हैं। केंद्रीय बलों और स्थानीय पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। पूरे कस्बे में 4 या 2 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने वाली धारा लागू कर दी गई है और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। पुलिस ने 30 पत्थरबाजों को गिरफ्तार भी किया है। तो स्थिति अभी ठीक नहीं है। ये जो एरियाज हैं, अहिल्यानगर हो गया, मुर्शिदाबाद और जोधपुर, साथ ही धनबाद, ये कई यहाँ पर सेंसिटिव जोन है। और सबसे पहले अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में चुनाव है और वहां पर ये स्थिति उत्पन्न होना जाहिर सी बात है कि कई इशारे करती है। बंगाल में जो स्थिति है उससे कोई अछूता नहीं है। बंगाल के जो हालात हैं उससे सभी पूरी तरीके से वाकिफ हैं। भगवान राम की शोभा यात्रा के दौरान ये हिंसक झड़प हुई है, ये पत्थरबाजी यहाँ पर हुई है। क्या मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है, वो कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आता है। तो अहिल्यानगर में भी पत्थरबाजी हुई है और स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण बनी हुई है। राजस्थान और झारखंड में भी शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है। तो पुलिस ने 30 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया। बता दें आपको, पश्चिम बंगाल में चुनाव है। मुर्शिदाबाद में ये हिंसा देखने को मिली है रामनवमी के दिन। तो इससे पहले भी जब पिछली बार वहां चुनाव था, तब लोगों को प्रताड़ित किया गया था, लोगों को परेशान किया गया था। जो टीएमसी की गुंडागर्दी है वो सरेआम सड़कों पर देखने को मिल रही थी। हालांकि अभी तक ये कहना ठीक नहीं है या ये कहना जल्दबाजी होगा कि किसकी तरफ से ये जो उपद्रव है ये फैलाया जा रहा था, ये दंगा यहाँ पर करवाया जा रहा था। लेकिन चुनाव से पहले ये जो हिंसा हुई है, चुनाव से पहले ये जो घटना हुई है, ये काफी चिंताजनक है। तो चलिए हमारे संवाददाता रैनिक दत्ता कोलकाता से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, मुर्शिदाबाद में रामनवमी के दिन शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जुलूस निकाला जा रहा था और तब पत्थरबाजी हुई है। राम के नाम से किसको आपत्ति है और ठीक चुनाव से पहले ये हिंसा देखने को मिल रही है, ये उपद्रव देखने को मिल रहा है, क्यों, क्या जानकारी आपके पास?
देखिए, बोलने पे तो ये फिर से इस तरीके का घटना पश्चिम बंगाल में दिखने को मिला, क्योंकि रामनवमी मतलब ही पश्चिम बंगाल में किसी ना किसी जगह पर रामनवमी का जुलूस के ऊपर हमले का घटना पिछले 2-3 सालों से देखने को मिल रहा है। इस साल भी वैसा ही घटना देखने को मिला मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद का रघुनाथगंज एरिया से ये रैली निकला था। रामनवमी का जो जुलूस, वो जुलूस निकल के वो लोग जा रहे थे फूलतोला एरिया तक। वो फूलतोला एरिया तक जाने के टाइम पर ही फूलतोला मोड़ पर जब पहुंचे ये जुलूस, ठीक उसी टाइम पर बिल्डिंग के ऊपर से पत्थर फेंकने लगे और पत्थरबाजी जो है वो जितना टाइम जा रहा था उतना ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। टोटल 12 लोग इस पत्थरबाजी में घायल हुए हैं और 12 लोग घायल होने के बाद ही जो जुलूस में जो लोग शामिल थे उन लोगों की तरफ से उन लोगों को जब रोकने का कोशिश किया गया, उनके साथ झड़प हुआ। झड़प होने के दौरान ही रामनवमी का जुलूस के ऊपर हमले का घटना घटा। लाठी से पीटा गया, पत्थर फेंका गया। सिर्फ यही नहीं, गाड़ी को तोड़ा गया, जो मोटर बाइक था मोटर बाइक को तोड़ा गया। और उसके साथ साथ ही ये हिंसा जो है सिर्फ रामनवमी का जुलूस के ऊपर नहीं थामा, ये डायरेक्टली उस एरिया का जो बाजार है उस बाजार में पहुंच गया था ये हिंसा। और बाजार में करीब 5 के ऊपर दुकान को तोड़फोड़ किया गया, आग लगाया गया। तो इस जगह से दो सवाल सामने आ रहा है कि उस जगह पर पुलिस की तरफ से क्या किया जा रहा था। क्योंकि अगर देखिए, रामनवमी का प्रोसेशन को लेकर इसके पहले भी पुलिस की तरफ से प्रिकॉशन लिया गया था, पुलिस की तरफ से मीटिंग किया गया था, बहुत सारे जगह को रेड जोन डिक्लेयर किया गया था, जिस जगह में पुलिस फोर्स के साथ साथ ही कॉम्बैट फोर्स, साथ ही पुलिस का ये भी कहना था कि शोभा यात्रा के लिए परमिशन नहीं ली गई थी। पुलिस का ये भी कहना था कि परमिशन नहीं ली थी इस शोभा यात्रा के लिए, जुलूस के लिए। देखिए, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि शोभा यात्रा में 200 लोगों को रहने का परमिशन पुलिस की तरफ से दिया गया था, मगर ये जुलूस पे करीब 500 के ऊपर लोग शामिल थे, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। मगर दूसरी तरफ सवाल उठ रहा है पुलिस की कार्रवाई के ऊपर, क्योंकि पुलिस को अगर मालूम था उस जगह पर टेंशन का माहौल तैयार हो सकता है, उस जगह पर कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, तो पुलिस ने प्रिकॉशन क्यों नहीं लिया। छत के ऊपर, बिल्डिंग के छत के ऊपर पत्थर किस तरीके से पहुंचा, पुलिस की निगरानी छोड़कर किस तरीके से पत्थर ऊपर पहुंचा। सिर्फ पत्थर नहीं पहुंचा, उसके साथ बाजार में जब दुकानों में हमला हो रहा था, दुकान को आग लगाया जा रहा था, उस टाइम में पुलिस की तरफ से रोका क्यों नहीं गया। पूरा ये मामले पर अभी तक पुलिस की तरफ से 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ऐसा मुर्शिदाबाद पुलिस की तरफ से कहा गया है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये घटना के साथ जो लोग शामिल है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, उन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई किया जाएगा। मगर दूसरी तरफ और एक सवाल आ रहा है कि सेंट्रल फोर्स उधर डिप्लॉय है, तो सेंट्रल फोर्स को जिस जगह पे रैली चल रहा था उस जगह में पुलिस ने क्यों इंस्ट्रक्ट नहीं किया, पुलिस ने क्यों सेंट्रल फोर्स को उस जगह पर पोस्टिंग नहीं किया, ये सवाल उठ रहा है। बीजेपी की तरफ से आरोप किया जा रहा है कि किसी भी हालात पर पश्चिम बंगाल का जो शांति है वो शांति नष्ट करने का कोशिश जो है वो किया जा रहा है, और किसी भी हालत पर चुनाव का जो माहौल है इस माहौल को खराब करने का कोशिश किया जा रहा है, और इसी वजह से रामनवमी का जुलूस के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। रामनवमी का जुलूस के ऊपर एक तरफ मुर्शिदाबाद में जो हमले का घटना घटा है, उस घटना में करीब 10 से 12 लोग घायल हुए हैं, 4 से 5 दुकान में आग लगाया गया है, बहुत सारे क्षति हुआ है। मगर दूसरी तरफ और दो तस्वीर सामने आया है पश्चिम बंगाल का, दो जगह से। पहला तस्वीर है पुरुलिया से। पुरुलिया में भी रामनवमी का जुलूस चलने के टाइम पर जुलूस के ऊपर पत्थर फेंका गया, गाड़ी तोड़फोड़ किया गया। पुरुलिया से भी ये तस्वीर सामने आया है। दूसरा तस्वीर सामने आया है पूर्व मेदिनीपुर से। उस जगह पर भी रामनवमी का जो झंडा, वो भगवा झंडा जो है वो उतारने के लिए एकदम बिल बोर्ड के ऊपर चढ़ के वो उतारा जा रहा है। इस तरीके का तस्वीर भी सामने आ रहा है। यानी पश्चिम बंगाल में चुनाव के ठीक पहले रामनवमी का ये जुलूस को सामने रखते हुए पश्चिम बंगाल का जो परिस्थिति वो बिगाड़ने का कोशिश चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे से जुड़ी ये तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड के धनबाद में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पथराव का मामला सामने आया। पत्थरबाजी की घटना में करीब 6 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार 2 समुदायों के किशोरों के बीच विवाद बढ़ने पर पत्थरबाजी हुई है। दरअसल रामनवमी जुलूस अपने निर्धारित मार्ग से गुजर रहा था और तभी 2 पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और देखते देखते विवाद बढ़ा और कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया और कई लोग घायल हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जुलूस में शामिल श्रद्धालु और स्थानीय लोग इस घटना की चपेट में आए। मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। तो ये पूरा मामला झारखंड के धनबाद का बताया जा रहा है और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता से। क्या जानकारी आपके पास में, क्या स्थिति फिलहाल वहां पर बनी हुई है मनीष?
देखिए चारों अगर धनबाद की खासकर बात करें तो फिलहाल वहाँ पर अभी शांति या पूरा जो इलाका है धनबाद का बलियापुर का जो जिस जगह पर एक क्लैश हुआ है दोनों समुदाय के बीच में, अब उस जगह को पूरी तरह से एक तरह से छावनी में बदल दिया गया जो तस्वीरों में भी हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस तरह की घटना होने जा रही है झारखंड में, इसको लेकर के स्पेसिफिक इनपुट झारखंड पुलिस के पास पहले से ही थे और यही वजह थी कि रामनवमी से काफी पहले ही झारखंड पुलिस के जो मुखिया है डीजीपी है वो उन्होंने लगातार तमाम सूबे के जो आला अधिकारी हैं पुलिस के और साथ ही साथ जिला के जो पुलिस कप्तान है उनके साथ एक हाई लेवल मीटिंग्स भी की थी और साथ ही साथ साफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि आपको किन चीजों का एहतियात बरतना है और कैसे रामनवमी को शांतिपूर्व तरीके से निकालना है, इसको लेकर के बकायदा तमाम एक गाइडलाइंस भी दिए गए थे और डायरेक्शंस भी जारी किए गए थे। और जो सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स थे खासकर हजारीबाग गिरिडीह की बात करें वहां पर देखिए एकदम पीसफुल रहा, लेकिन इसके बावजूद जो उपद्रव करने वाले जो लोग थे उन लोगों ने इन डिस्ट्रिक्ट्स में तो वो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, खासकर बात करें गढ़वा की और दूसरी बात करें धनबाद की, यहाँ पर वो कुछ हद तक कामयाब हो पाए। लेकिन जिस तरह से जो एक तरह कहा जा सकता है कि जो अलर्ट थी पुलिस इस वजह से वहाँ पर किसी तरह का हिंसक जो हो सकता है कि झड़प वो नहीं हो पाया। लेकिन इसके बावजूद राम भक्त जो है, जो लोग हैं, वो काफ़ी गुस्से में हैं। उनका साफ कहना है कि जो रूट अप्रूव किया गया था, उस रूट पर जाने के बावजूद उनके ऊपर एक विशेष समुदाय के द्वारा पथराव किया गया। अब पुलिस के उसमें सुरक्षा के बीच वो जा रहे थे, इसके बावजूद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि झारखंड पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई हैं, चाहे वो गढ़वा की बात करें या धनबाद की बात करें, दोनों ही तरफ से गिरफ्तारियां हो रही है। लेकिन इतना जरूर है कि एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे उपद्रवी, लेकिन इसमें कुछ हद तक वो कामयाब हुए। लेकिन जो एक हिंसा की चपेट में जो पूरे राज्य को लेने की कोशिश थी, उस पर एक तरह से ब्रेक लगा दिया पुलिस ने। जी हम्म, बिल्कुल। और अभी भी वहां पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है, स्थिति फिलहाल पूरी नियंत्रित नजर आ रही है। बिल्कुल देखिए धनबाद की अगर खासकर बात करें यहाँ पर भारी संख्या में फोर्सेस डिप्यूट किए गए हैं और जैसे इस तरह की घटना की जानकारी मिली जो धनबाद के जो एसएसपी हैं, डीसी है, तमाम जो टॉप के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तमाम लोग वहां पे घटनास्थल पर पहुंचे, एक्स्ट्रा फोर्सेस मंगाई गई और उसके बाद सिचुएशन को कंट्रोल में किया गया। लेकिन जो एक पैनिक सिचुएशन हो गया था उस वक्त जो जो प्रत्यक्षदर्शी बार बार बता रहे हैं कि जब वो राम जुलूस लेकर के जा रहे थे उस दरमियान जो भारी पथराव हुआ उसके दरमियान कई जो राहगीर थे वो भी चपेट में आ गए थे और एक पैनिक सिचुएशन हो गया था, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे थे। तो इस तरह की जो घटनाएं देखने को मिल रही है, चाहे वो बात धनबाद की करे या गढ़वा की करे, इसको लेकर के सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि इसमें जो लोग भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि जिन लोगों ने भी इस तरह की घटना को में वो शामिल रहे या झारखंड को जलाने की जिन्होंने साजिश रची है, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ बात नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और साथ ही क्या पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है मनीष इस पूरे मामले को लेकर, और अगर लिया है तो उनसे पूछताछ में क्या कुछ सामने आ पाया है? क्या वो किसी पार्टी से जुड़े हुए थे या फिर किसी के कहने पर ये हिंसा भड़की है? देखिए इस पर अभी तक झारखंड पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान तो सामने नहीं आया है कि इन दोनों ही घटनाओं में शामिल आखिर किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों ही समुदायों की तरफ से अरेस्टिंग हो रही है। चाहे गढ़वा में हमने देखा था कि 19 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, यहाँ से भी जो खबरें आ रही है कि उसमें तकरीबन आधे दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और भी कई लोगों से पूछताछ की जा रही है, उनको अरेस्ट करने की तैयारी चल रही है। लेकिन इतना जरूर है कि बार बार इस तरह की घटनाएं घट रही है और इसके बावजूद तमाम तैयारियों के बावजूद, क्योंकि जिस तरह से ये 2 डिस्ट्रिक्ट में ये मामला सामने आए, कोई छोटी घटनाएं नहीं है और क्योंकि इसको लेकर के पहले से अलर्ट्स जारी किए गए जा चुके थे, इसके बावजूद इस तरह की घटना घट गई है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस की तमाम तैयारियों के बावजूद अगर उपद्रवी इस तरह की घटना को अंजाम देने में कामयाब हो जा रहे हैं, तो आखिर पुलिस की तैयारियां क्या बिल्कुल। सक्षम थी? वो अपने जो उन्होंने दावा किया था कि हम पीसफुल रामनवमी के जो ये पूरा जुलूस है उसको निकाल लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पुलिस की सुरक्षा में जो जुलूस निकाले जा रहे हैं, जिसमें वो एश्योरेंस दिया था उन लोगों ने कि किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं होगी, इसके बावजूद हमने देखा कि गढ़वा में उनके ऊपर दोबारा से पथराव हुआ और यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर झारखंड पुलिस के दावे और जो उनमें हकीकत है जमीन पर, उसमें इतना अंतर क्यों है? जी चलिए ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। और अब जरा इन तस्वीरों को देखिए जो महाराष्ट्र के अहिल्या नगर की है। यहाँ राम भक्तों पर अचानक से लोगों ने पत्थरबाजी की, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। पूरे इलाके में दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। फिलहाल हालात यहाँ भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है
जहां हालात फिलहाल तनावपूर्ण बने हुए हैं। राम भक्तों पर पत्थरबाजी की गई है और स्थिति जो है वो तनावपूर्ण फिलहाल बनी हुई है। तो बड़ी जानकारी और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ श्वेता वर्मा हमारी संवाददाता मुंबई से लाइव हमारे साथ जुड़ गई है। श्वेता, क्या जानकारी आपके पास, क्या घटना हुई थी? जी, बिल्कुल शाहरुल, देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है समूचे महाराष्ट्र से, चारू आपको बता देना चाहेंगे कि ये एक मिक्स रिएक्शन देखने को मिला। कई जगहों पर रामनवमी के अवसर पर जो शोभा यात्रा है वो शांतिपूर्ण निकाली गई, लेकिन कई जगह ऐसे भी है जहां पर पथराव देखने को मिले, जहां पर रकस देखने को मिला। उनमें से अहिल्यानगर शामिल है, उनमें से नाला सुपारा के कुछ इलाके शामिल हैं। आपको बता दें अहिल्यानगर या नाला सुपारा के कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जो हाईली सेंसिटिव रहे हैं हमेशा से। इसमें आपको बता दें अहिल्यानगर का जो पुराना नाम है अहमदनगर, वहां पे भी हमने देखा था कई बार ये कम्युनल सेंसिटिव एरियाज से इस तरीके की तस्वीरें उठ के आती थी। लेकिन अब जब ये रामनवमी का पर्व है वहां पर हमें पथराव की घटना देखने को मिली थी, जिसमें 10 से 12 लोगों के ऊपर ऑफेंस बुक किया गया था। आपको बता दें तस्वीरों में साफ तौर से जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से शोभा यात्रा में रकस हुआ और पुलिस ने आगे कार्रवाई की है। लेकिन आपको बता दें ऐसे और एरियाज भी हैं जहां पर शांतिपूर्ण निकाला गया था। आपको बता दें रामनवमी के अवसर पर मुंबई स्थित मालवानी इलाके में भी शोभा यात्रा निकाली गई थी, लेकिन वो काफी शांतिपूर्ण रही थी। लेकिन अगर वही अहिल्यानगर की हम बात करें, वहां पे तस्वीरों में आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वहां पर पथराव हुआ, लोगों में झपट हुई, इसके बाद पुलिस की कार्रवाई भी हुई। ये पूरा कुल मिलाकर मामला एक तरफ से पुलिस एक्शन की तरफ से भी है और एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स की तरफ से भी है। लेकिन ये पथराव क्यों हुआ और इसको अंजाम कैसे दिया गया, ये पुलिस की कार्रवाई पर साफ तौर पर आगे आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन महाराष्ट्र की जहां तक बात की जाए चारू, कई इलाके ऐसे थे जहां पर अच्छी तरीके से शोभा यात्रा निकाला गया था, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई थी। लेकिन नाला सुपारा या कुछ हाईली सेंसिटिव एरियाज जहां पे अहिल्यानगर भी शामिल है, 10 से 12 लोगों के ऊपर केस तो दर्ज किया गया है। पुलिस कार्रवाई कर रही है कि आखिर ये पथराव क्यों हुआ। और महाराष्ट्र से हमने देखा कि कई तस्वीरें लेकिन पॉजिटिव जरूर नजर आई। तो श्वेता, क्या पुलिस के पास में किसी भी तरह का इनपुट था कि ऐसी हिंसा भड़क सकती है या ऐसा कोई जानकारी उनके पास में थी पहले? चारू, देखिए मैं मुंबई की बात साफ कर देना चाहूंगी। मुंबई में बहुत तेज बंदोबस्त थे, हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट के साथ यहाँ पर काफी निगरानी रखी गई थी। यहाँ पे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं थी। अगर आप अहिल्यानगर की बात करें तो उनके इंटेलिजेंस किस तरीके से आए थे या उनके पास क्या इस बात के सबूत थे या प्रूफ थे कि किसी तरीके की यहाँ पर अनहोनी घटना हो सकती है या पथराव या किसी तरीके से दो गुटों में कोई तकलीफदायक समस्या उत्पन्न हो सकती है शोभा यात्रा के समय, ये पुलिस की तरफ से किसी तरीके का इनपुट मीडिया कर्मियों को नहीं दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि अहिल्यानगर की जो बात है वो आप देखेंगे तो वो विजुअल भी आपको नजर आ रहा होगा कि मस्जिद से गुजरने वाला वो इलाका था जहां पर ये पूरा पथराव हुआ था। 10 से 12 लोग मौलाना के साथ यहाँ पर ऑफेंस के तहत बुक हुए हैं और पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये पथराव कैसे हुआ, इसमें कौन कौन शामिल था, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है जो आने वाले कुछ समय में पुलिस मीडिया के समक्ष रखेगी। चारू, बिल्कुल, क्या कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और अगर हिरासत में लिया गया है तो पूछताछ में क्या कुछ सामने आ पाया श्वेता? जी चारू, देखिए इस तरीके की पथराव की घटना या जहां पर दो गुटों में अगर लड़ाई होती है तो इसमें बहुत लाजमी है कि लोग घायल भी होते हैं। और अहिल्यानगर की अगर हम बात की जाए तो देखिए 3 से 4 लोग गंभीर रूप में घायल हुए थे, उन्हें वहां पे अस्पताल पहुंचाया गया था और इसके साथ ही 10 से 12 लोगों के ऊपर ऑफेंस रजिस्टर किया गया था। आपको ये भी जानकारी दे दे कि जिस तरीके से अब ये घटना की ग्रेविटी बढ़ती जा रही थी, पुलिस ने अपना एक एक्शन का रुख दिखाया था और उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट की थी। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जहां तक ये कम्युनल सेंसिटिव एरियाज की बात है, पुलिस हमेशा से वहां पर चौकन्नी रही है। लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि ऐसी जगहों से शोभा यात्रा जो तस्वीरों के माध्यम से हम बता पा रहे हैं ये शांतिपूर्ण निकाली गई थी, लेकिन इसके बावजूद
प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देश को मिली जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। 11,200 करोड़ की लागत से तैयार नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्रदेश में गेहूं उपार्जन की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव लेंगे बैठक। शाम 5 बजे सीएम आवास में होगी बैठक। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी को लेकर होगी चर्चा। पश्चिम एशिया संकट को लेकर रायपुर में बैठक। सीएम विष्णुदेव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्च स्तरीय बैठक। कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी समेत कई विभागों के अफसर शामिल। एमपी सरकार ने नई आबकारी नीति को दी मंजूरी। राज्य में कोई नई शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। मौजूदा दुकानों का नवीनीकरण भी बंद किया गया। पंखाजूर में 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर। परतापुर थाना में 3 माओवादियों ने किया सरेंडर। संगीता कुंजाम, संजू और लखमू ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। 2 एसीएम और 1 मेंबर शामिल। कोई तकलीफदायक समस्या उत्पन्न हो सकती है शोभा यात्रा के समय, ये पुलिस की तरफ से किसी तरीके का इनपुट मीडिया कर्मियों को नहीं दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि अहिल्या नगर की जो बात है वो आप देखेंगे तो वो विजुअल भी आपको नजर आ रहा होगा कि मस्जिद से गुजरने वाला वो इलाका था जहां पर ये पूरा पथराव हुआ था। 10 से 12 लोग मौलाना के साथ यहाँ पर ऑफेंस के तहत बुक हुए हैं और पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये पथराव कैसे हुआ, इसमें कौन कौन शामिल था, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है जो आने वाले कुछ समय में पुलिस मीडिया के समक्ष रखेगी। चारू, बिल्कुल। क्या कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, और अगर हिरासत में लिया गया है तो पूछताछ में क्या कुछ सामने आ पाया, श्वेता? जी चारू, देखिए इस तरीके की पथराव की घटना या जहां पर 2 गुटों में अगर लड़ाई होती है तो इसमें बहुत लाजमी है कि लोग घायल भी होते हैं। और अहिल्या नगर की अगर हम बात की जाए तो देखिए 3 से 4 लोग गंभीर रूप में घायल हुए थे, उन्हें वहां पे अस्पताल पहुंचाया गया था और इसके साथ ही 10 से 12 लोगों के ऊपर ऑफेंस रजिस्टर किया गया था। आपको ये भी जानकारी दे दे कि जिस तरीके से अब ये घटना की ग्रेविटी बढ़ती जा रही थी, पुलिस ने अपना एक एक्शन का रुख दिखाया था और उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट की थी। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जहां तक ये कम्युनल सेंसिटिव एरियाज की बात है, पुलिस हमेशा से वहां पर चौकन्नी रही है। लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि ऐसी जगहों से शोभा यात्रा जो तस्वीरों के माध्यम से हम बता पा रहे हैं ये शांतिपूर्ण निकाली गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इस तरीके की घटनाएं उभर कर सामने आ रही हैं, इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और श्वेता, ये जो 2 जगह आपने बताई है, अहिल्या नगर और नाला सुपारा, सेंसिटिव एरिया नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि विशेष समुदाय के लोग यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। तो क्या पुलिस के इंतजाम पहले से थे इन जगहों पर, और जब ये हिंसा भड़की तो कितना त्वरित एक्शन यहाँ पर लिया गया, यहाँ पे कितनी मुस्तैद यहाँ पर पुलिस प्रशासन नजर आए? जी बिल्कुल। देखिए, मैं जहां तक मैं नाला सुपारा की बात करूं या मुंबई के अपर रीजन की भी, MMR रीजन की भी बात करूं, यहाँ पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट पहले से थी। पुलिस ने सूचित किया था और रेकी भी होती है। आपको बता दें ऐसे समय पर अगर हम ईद की बात करें, रामनवमी की बात करें, तो ऐसे सिचुएशंस में जरूर एक रेकी की जाती है। 2 से 3 दिन के पहले बंदोबस्त किया जाता है, ये सारी चीजें होती है। लेकिन अहिल्या नगर में क्या ये रेकी की गई थी, पुलिस ने सूचित किया था, या किसी प्रकार का हैवी डिप्लॉयमेंट देखने को मिला या नहीं, ये हमें जानना होगा कि किस तरीके से, क्यों ये बात प्रशासन के हाथ से बाहर निकली, ये जरूर देखने वाली बात है। चारू, और अभी वहाँ पर क्या स्थिति है? क्या अतिरिक्त फोर्स, अतिरिक्त जाब्ता है वो वहाँ पर तैनात किया गया है? चारू, देखिए टास्क फोर्स का काम पहले होता है कि किसी भी घटना के घटने से पहले वहां पर हैवी डिप्लॉयमेंट हो जाए, यहाँ पर पहले से ही प्रशासन का कड़ा रुख हो। लेकिन अहिल्या नगर में हमने देखा कि घटना घट चुकी है, लोग घायल हो चुके हैं, अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब पुलिस प्रशासन की तरफ से अब हमें बाकी डिटेल्स मिलना बाकी है कि आखिर ये कैसे हुआ और अब आगे की कार्रवाई क्या होने वाली है, क्योंकि ऑफेंस रजिस्टर करना उनका एक लीगल प्रोसेस के तहत आता है, लेकिन ये कैसे हुआ इसकी छानबीन जरूर होगी। ठीक है श्वेता, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां देने के लिए। और इसी के